लेक्चर नंबर 267 67 267 नहीं हो सकते। चैप्टर नंबर 18। ओ नो, सॉरी, चैप्टर नंबर 8। सेल के बारे में हम पढ़े थे कि सेल में सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा था सेल्स में फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो डिविडेंड से पैसे आए हैं वो ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल में भी नहीं होनी चाहिए, ग्रॉस फी ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में भी होने नहीं चाहिए, और हाइब्रिड में लेट आने के ऊपर जो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक बंदा एक ही वक्त में सेल ऑफ गुड्स भी कर रहे हैं एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर रहा है, उसके भी फाइनल टैक्स रिजीम वाले पैसे नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगली बात मोहतरम ये लिखी थी कि एग्जाम्पल नंबर 5, कंपनी ने ये डिटेल आपको प्रोवाइड की है। कंपनी कहती है जी मेरी सेल्स जो है वो 3 मिलियन है, और इसके बाद जो है वो दिस कंपनी इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है। दिस कंपनी इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि कहानी कुछ ऐसे है कि ये एक एओपी है, मिसाल के तौर पे एओपी केबल्स बनाती है, तारें, तो इसके 2 ओनर हैं। एक ओनर जो है वो इसका है इंजमामुल हक, और दूसरा ओनर है पीटीसीएल जो कि एक कंपनी है। तो इंजमाम जो है वो इसके पास 60% शेयर्स हैं और इसके पास 40% शेयर्स हैं। तो इंजमाम और पीटीसीएल ने मिलकर एक मुआहिदा किया है कि हम केबल्स बनाया करेंगे। तो इन्होंने एक पार्टनरशिप कर ली, आपस में प्रॉफिट शेयर किया करेंगे ये लोग। तो कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल। मिसाल के तौर पे मैं लिख लूं पीटीसीएल कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल। सेल्स बाय पीटीसीएल इज 3 मिलियन। दिस कंपनी पीटीसीएल, सबर करें, इज ऑल्सो पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनर भी है एक पार्टनरशिप फर्म एंड परचेज 40% ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म। नो व्हाट इज द सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 1 मिलियन। पार्टनरशिप फर्म की सेल 1 मिलियन है। अब पीटीसीएल की अपनी सेल कितनी है? 3 मिलियन। ये तो इसकी अपनी सेल है। और पार्टनरशिप फर्म की सेल कितनी है? 1 मिलियन। 1 मिलियन का 60% इंजमाम का है और 40% पीटीसीएल का। लेकिन पीटीसीएल का 3 मिलियन सारा अपना ही पीटीसीएल का, ठीक है। तो पीटीसीएल की सेल अब कितनी चीजें बनेंगी? 2। पीटीसीएल की अपनी सेल भी इसकी अपनी सेल होगी, और पीटीसीएल का एओपी के 1 मिलियन का 40% भी इसका होगा। तो PTCL has provided the following details: sale by PTCL या sale of PTCL। तो what is the sale of PTCL? इसकी अपनी सेल 3 मिलियन। This company is also a partner in a partnership
firm and had purchased 40% capital of partnership firm. तो what is the sale of partnership firm? मैं बता देता हूं 1 million. तो अब ये मिनिमम टैक्स कैसे निकालेगी? इसकी सेल 3 million भी होगी और 1 million का 40%. तो ये इसकी सेल निकला, इस सेल के ऊपर 1.25% लगाया तो ये इसका मिनिमम टैक्स निकला. चलें ये नोट करना चाहिए. सो पीटीसीएल की सेल क्या साबित हुआ, कितनी है बोलें? 3 million इसकी अपनी और 1 million का कितना? ओहो, ये तो 3.4 million है, ये तो 100 million से कम है, इस पे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा. कंपनी के लिए कोई शर्त नहीं है. इंडिविजुअल एओपी के लिए शर्त थी सेल 100 million से ज्यादा हो. कंपनी की सेल जितनी मर्जी हो, कंपनी पे ये सेक्शन लगेगा. चलें जी. चलें चलें जी. सात फेरे का चेहरा रोशन रोशन है या बुझा बुझा है? देखें जरा उसके चेहरे की तरफ. रोशन रोशन है. बुझा बुझा ना बोला करें. बुझा बुझा बोलने से अगला फिर शीशा देखने लग जाते हैं. हाँ शायद कोई चक्कर है, मुझे भी सुबह से लग रहा था. ये सोशल मीडिया ने ना ऐसी चीज़ें चला दी हुई हैं, वो फिर लोग फिर पॉइंट डी फ्रेश होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. द कंपनीज शेयर ऑफ अबव अमाउंट्स, हाइब्रिड में रो क्रॉस करके बातें हो रही हैं. द कंपनीज शेयर ऑफ अबव अमाउंट्स रिसीव्ड एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी. Company's share of above amounts, company's share of sale received as share of profit from AOP. असल में प्रॉफिट का लफ्ज तो इधर वैसे ही लिखा हुआ है, तो कंपनी का जो सेल का हिस्सा है वो भी इधर आएगा. कंपनीज शेयर ऑफ सेल, ये जरा हाईलाइट करें. Company's share of sale received from an AOP. Company's share of sale received from an AOP. वो यानी 1 million का कितने परसेंट? 40%. 3 million की बात तो नहीं हो रही यहां, वो तो पीटीसीएल की अपनी सेल है, वो तो उसी की है. ये हाईलाइट करें ताकि मेन फिक्रा जहन में रहे. कैलकुलेटर पे तो अभी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करा रहा. Company's share of sale received from AOP. बताएं, what is company's share of sale received from AOP? 4 लाख. Company's share of sale received from AOP. कंपनीज शेयर ऑफ सेल रिसीव्ड, इसको ब्रैकेट में नहीं, ये सेल का ही हिस्सा है. अच्छा जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने वैसे ही लिख दिया, शेयर ऑफ सेल है बेसिकली ये, लेकिन आप डेफिनेशन इसी तरह याद रखिएगा.
डेफिनेशन ऑफ सेल कवर्स रिसीट्स फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। सेल में बिजनेस की सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाता है, हत्ता के सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाता है। यानी अगर आप बिल्डिंग में, यानी अगर आप कोई बिल्डिंग बेचेंगे बिजनेस में, तो उसकी जो सेल प्राइस है उस पर भी 1.25% लगेगा। तो डेफिनेशन ऑफ सेल कवर्स रिसीट फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ वेयर सच रिसीट इज टैक्सेबल एंड अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको काट दें। तो बिजनेस की बिल्डिंग वगैरह बेची, वो भी सेल में आ जाएगी। अच्छा जी, ये स्पेकुलेशन बिजनेस है, ये हमने इंशाल्लाह जो है वो अब ईद के बाद करना है। तो अभी आप हजरात आ जाएं चैप्टर नंबर 13 में अब वापस। ओके अच्छा जी, एग्रीकल्चर इनकम भी हमने बाद में ही करना है। यहाँ से शुरू करें आज सेक्शन 42, डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशंस। किसी भी बंदे की जिसको के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर प्रिविलेजेस एक्ट के तहत या यूनाइटेड नेशन एक्ट के तहत, तो उसकी इनकम जो है वो माफ़ समझी जाएगी। तो इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल जिसको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर प्रिविलेजेस एक्ट में या यूनाइटेड नेशन के कानून में शेल बी एग्जेम्प्ट। तो अक्सर लोग हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में आते हैं और काम वगैरह करते हैं, तो ये डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर प्रिविलेजेस कानून है कोई पाकिस्तान में, जो डिप्लोमेट्स आए होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। ये यूनाइटेड नेशन के अक्सर बंदे पाकिस्तान में आते हैं तो उनको कोई प्रोटेक्शन मिलती है। तो इन लोगों के बारे में हमारा लॉ कह रहा है कि इनकी इनकम्स हम अल्हम्दुलिल्लाह माफ़ कर दिया करेंगे। अब ये कौन लोग हैं, हमें क्या इससे? अच्छा जी, कोई बंदा पहले यूनाइटेड नेशंस में नौकरी कर रहा था और पाकिस्तान का सिटीज़न है, और अब जो यूनाइटेड नेशन से रिटायर हो गया, पाकिस्तानी बंदा था, यूनाइटेड नेशन के पास नौकरी कर रहा था, अब रिटायर हो गया। तो अब रिटायर होने की वजह से उसको जो पेंशन मिल रही है वो माफ़ होगी, लेकिन एक शर्त है कि जितना अरसा उसने नौकरी की, हाइब्रिड में लास्ट रो में बातें क्यों हो रही हैं, ये नहीं समझना कॉन्सेप्ट, तो देख लें आई कि अपने आपको बता दिया होगा नहीं आना। तो एक पेंशन जो बंदा रिसीव कर रहा है, डेट विल बी, फिर चेहरा उधर ना किया करना दूसरे की तरफ, मुझे फिर यही लगता है। आप पेंशन रिसीव बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक पेंशन जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ले रहा है, डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो पुराने एम्प्लॉयर से मिल रही है। शर्त इसके लिए यह है कि उसकी सैलरी जब वो नौकरी करा था तब भी माफ थी। तो बस याद रख लें बात, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को जो भी पेंशन मिल रही है उसके किससे? पुराने एम्प्लॉयर से, इन द यूनाइटेड नेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशन में नौकरी कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड नेशन। अब उसको पेंशन मिल रही है, पेंशन कब मिलेगी? रिटायर होने से पहले, रिटायर होने के बाद? इसकी शर्त यह है कि उसकी सैलरी भी माफ थी जब वो नौकरी करता था। पढ़ लें अब इंग्लिश का फिक्र। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज पुरानी एम्प्लॉयमेंट, इट विल बी एग्जेम्प्ट इफ पर्सन सैलरी वाज एग्जेम्प्ट। तो छोटा सा लिख लें, पॉइंट 2 की उर्दू, पॉइंट 3 की उर्दू। यूनाइटेड नेशन से मिलने वाली पेंशन माफ है अगर नौकरी करने के दौरान सैलरी भी माफ थी। यूनाइटेड नेशन से मिलने वाली पेंशन माफ है अगर नौकरी करने के दौरान सैलरी इनकम भी माफ थी।
ओके, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाहर के मुल्क से, अच्छा ये चैप्टर एग्जेम्पशंस का है, ये चैप्टर कौन सा है? एग्जेम्पशंस का। बाहर के मुल्क से जो बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने आया है, बाहर के मुल्क से जो बंदा पाकिस्तान में नौकरी करने आया है, मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्क का कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर जो है वो कर रहा है नौकरी, अल्लाह आपका भला करे, किसी क्या कहते हैं एम्बेसी के अंदर है, और जर्मनी की एम्बेसी में है, जर्मनी की एम्बेसी इस्लामाबाद में है, तो वहाँ पे वो लोगों का इंटरव्यू करता है और उनको पाकिस्तानियों को जर्मनी भेजता है, रशीद को, शौकत को, काके मन्ने को, तो इनको जर्मनी भेजता है। तो इस जर्मन बंदे की इनकम माफ है, इस जर्मन बंदे की इनकम माफ है। भाई आप किसकी इनकम माफ करा रहे हो? ऊपर देखो ना, इस जर्मन बंदे की इनकम माफ है अगर 3 शर्तें पूरी हो जाएं। कितनी शर्तें पूरी हो जाएं? 3 शर्तें पूरी हो जाएं। नंबर 1, पहली शर्त ये पूरी हो जाए कि ये जो बंदा है जो जर्मनी से आया हुआ है ये पाकिस्तान का सिटीजन ना हो, जर्मनी का सिटीजन हो, एक ये शर्त है। दूसरी ये शर्त है कि ये बंदा पाकिस्तान में आके उसी तरह की सर्विसेज दे रहा हो जैसे पाकिस्तान के बंदे जर्मनी जाके देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जर्मनी से भी टिंकू शिंकू पाकिस्तान आते होंगे, उनको भी हम चेक करते होंगे कि इस्लामाबाद आने के काबिल हैं या नहीं। और तीसरी शर्त यह है, वो बुनियादी बच्चों वाली शर्त है, वो पढ़ाते हुए भी शर्म आती है, आपको पढ़ते हुए तो बहुत ज़्यादा शर्म आएगी, चुल्लू भर पानी ले आओ भाई। तो तीसरी शर्त यह है कि हम तुम्हारे बंदे की इनकम तब माफ करेंगे जब तुम हमारे बंदे की इनकम बाहर के मुल्क में माफ करो। तो फिर ऐसी की तैसी, वरना अगर तुमने हमारे बंदे की इनकम माफ नहीं की तो हम भी तुम्हारी इनकम माफ नहीं करेंगे। होते कौन हो तुम बंदे को भेजने वाले? पढ़ें जी, सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल। सैलरी किसको मिल रही है? फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जो पाकिस्तान आया हुआ है, उसकी सैलरी माफ होने लगी है। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू, वो फॉरेन गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है। यही बात है, जर्मनी की एम्बेसी में जर्मन को बैठा हुआ है तो बाहर वालों को सर्विसेज दे रहे हैं ना। शेल बी एग्जाम्ड फॉलोइंग आर द कंडीशंस, फॉलोइंग आर द कंडीशंस। द एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ जर्मनी, वो फॉरेन कंट्री का सिटीजन हो एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ, यानी कि कोई अंग्रेज है समझ लें। एम्प्लॉय परफॉर्म द सिमिलर सर्विसेज as are performed by federal government employees in the foreign country, and the foreign government gives a similar exemption to employees of federal government, and the foreign government gives the similar exemption to employees of federal government। अब ये फिक्रा बोल दें अब 2 दफा। नंबर 1, अगर कोई बाहर के मुल्क का एम्प्लॉय पाकिस्तान में आके सर्विसेज दे रहा है तो उसकी सैलरी माफ है। 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। वो बाहर का सिटीजन हो, पाकिस्तान का सिटीजन ना हो, वो वही हरकतें कर रहा हो जो हमारे बंदे बाहर जाके कर रहे हैं। हम तेरी सैलरी तब माफ करेंगे जब बाहर की हुकूमत तुम हमारे बंदे की सैलरी माफ करोगे। जी, कौन बंदा आप ये सुना देगा, जरा हाथ का करके बता दें। बाहर से आए हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो सैलरी है पाकिस्तान में वो माफ हो जाएगी अगर 3 शर्तें पूरी हों। ये बाहर का सिटीजन होगा और ये यही सर्विसेज दे रहा होगा जैसे हमारे बंदे बाहर जाके दे रहे हैं। और बोले ना, ओके, सेक्शन 44 एग्जेम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, उनको पढ़ते हैं। अक्सर पाकिस्तान से बंदे बाहर के मुल्क में जाते हैं या बाहर के मुल्क से बंदे पाकिस्तान में आते हैं। अक्सर पाकिस्तान से बंदे बाहर के मुल्क में जाते हैं और बाहर के मुल्क से बंदे पाकिस्तान में आते हैं। तो ऐसी सूरत में उनकी इनकम हम अक्सर माफ़ कर देते हैं। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम के लफ्ज़ का क्या मतलब है? पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स, जिस पे पाकिस्तान ने टैक्स नहीं लगाना। विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर अ टैक्स एग्रीमेंट, अंडर अ
टैक्स ट्रीटी क्या होता है? एग्रीमेंट। टैक्स एग्रीमेंट। अंडर अ टैक्स एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री। ये बातें नहीं लिखेंगे तो वैसे ही समझ नहीं आना घर जाके। ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट, और ट्रीटी किसके साथ? विद फॉरेन कंट्री। पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान में कमाई गई इनकम, विच पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स, जिस पे पाकिस्तान टैक्स नहीं लगा सकता। क्यों नहीं टैक्स लगा सकता? अंडर अ टैक्स ट्रीटी विद द shall be exempt from tax। अच्छा जी, पॉइंट 2, अक्सर पाकिस्तान में, ठहर जाओ, अक्सर पाकिस्तान में बाहर के मुल्क से लोग मदद करने के लिए आते हैं, मदद करने के लिए आते हैं। एड एग्रीमेंट, एड एग्रीमेंट, जलजला जदगान की, जलजला जदगान की, सीए जदगान की। अच्छा, जलजला जदगान की तो आप लोग भी तो रोते रहते हैं हर वक्त, छुट्टियां दे दें, ये कर दें, वो कर दें, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? पुरवकार जिंदगी पुरवकार जिंदगी गुजारें। एड एग्रीमेंट, आपको तो प्रिंसिपल साहब के एप्लीकेशन लेके जाने की जगह, पेपर जितने करीब हैं एक छुट्टी नहीं बनती ईद के दिन की। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, शैल बी एग्जैम्ड, ये माफ हो जाएगी। इफ इट इज मेंशन्ड इन अ मदद एग्रीमेंट, मदद एग्रीमेंट अगर मदद एग्रीमेंट के वजह से है। मदद एग्रीमेंट किसके दरमियान हुआ है? बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड अ फॉरेन गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के दरमियान मदद का एग्रीमेंट हुआ है। और अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हु इज हु? यू नो हु इज हु? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भाई तेज हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, जो मर्जी इदारे हैं, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूएसएड भाई ने कहा हमारे इलाके में आए हुए हैं। अच्छा, तो सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट, जो एक इंडिविजुअल सैलरी ले रहा होगा वो माफ होगी अगर ये मेंशन कर दिया जाए एक मदद एग्रीमेंट में बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड अ फॉरेन गवर्नमेंट, बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 3 शराइत पूरी होना जरूरी है। वो इंडिविजुअल जो बाहर के मुल्क से जलजला जदगान की मदद करने आया है, जिसका नाम जो है वो चीन मून है, तो वो पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट। पाकिस्तान में स्टे 183 डेज से कम हो, या फिर रेजिडेंट हो सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान में काम करने आया है और कोई वजह ना हो। पाकिस्तान में काम करते करते 200 दिन लग गए, कोई मसला नहीं। वेयर द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री, और जहां एड एग्रीमेंट बाहर के मुल्क के साथ है, तो इंडिविजुअल शुड बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, और आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए बाहर के मुल्क की। और अगली बात यह है, द सैलरी इज पेड, उसको जो तनख्वाह देंगे वो पाकिस्तान के लोग नहीं देंगे, फ्रॉम द फंड्स गिवन टू पाकिस्तान, जो फंड्स गिवन टू पाकिस्तान बाय फॉरेन गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को फंड्स दिए हैं उसमें से इसे तनख्वाह देनी है। इसे तनख्वाह पाकिस्तानियों अपनी जेब से नहीं देनी तुमने, यह भी शर्त है। अच्छा, आप सुन लें और इसको एक दो दफा बोल दें। अगर पाकिस्तान की हुकूमत
और बाहर की हुकूमत या कोई पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत या इससे मुआहिदा कर ले या इनसे मुआहिदा कर ले। इधर एंड लगा हुआ है, इधर तो और लगा हुआ है, यानी इससे या इससे। अगर पाकिस्तान की हुकूमत फॉरेन गवर्नमेंट से या पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मदद का मुआहिदा कर ले, तो जो बाहर के मुल्क से लोग आए हुए हैं सैलरीज कमाने के लिए, अगर वो सिटीजन नहीं है तो 3 शर्तें पूरी कर दें तो उनकी सैलरी हम माफ कर देंगे। एक तो वो रेजिडेंट ना हो, और अगर रेजिडेंट हैं तो सिर्फ इस वजह से कि उनका काम बढ़ गया है, और दूसरी शर्त, अगर वो मदद के लिए आए हुए हैं तो उनके पास सिटीजनशिप होना चाहिए दूसरी कंट्री की जहां से मदद के लिए आए हुए हैं। और तीसरी शर्त, उनको जो पैसे देंगे वो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं देगी, बल्कि उनको पैसे कौन देगा? फॉरेन गवर्नमेंट देगी अपने उनसे पैसों से। वो जो चंदा पाकिस्तान को भेजा हुआ है उस चंदे में से हम उसे तनख्वाह देंगे, ये भी शर्त है। ये नहीं कि बाहर की हुकूमत तनख्वाह दे, उसी चंदे में से उसे तनख्वाह देनी जरूरी है। एंड अ सिमिलर प्रोविजन इज देयर एज वेल। अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है या एक्सपर्ट है, पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट पर आया है, तो बाहर के मुल्क से अक्सर जो है, बाहर के मुल्कों से चीनी जापानी अक्सर पाकिस्तान के अंदर आते रहते हैं। सड़कों पे आप अक्सर देखते हैं चीन खड़ा हुआ है, मून खड़ा हुआ है, शीन खड़ा हुआ है, तो घर वालों से वीडियो कॉल पे बातें भी कर रहा है। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आया हुआ है तो उसकी भी तनख्वाह माफ है। यहां उसने सैलरी का लफ्ज नहीं लिखा क्योंकि सैलरी के अलावा उससे कोई और पैसे भी मिल सकते हैं। पिछले पॉइंट में सैलरी का लफ्ज लिखा हुआ था। तो एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन, इसको कोई भी पैसे मिल जाएं, shall be exempt from tax, ये माफ होंगे if provided for in a bilateral, दो मुल्कों के दरमियान, और multilateral, या दो से ज्यादा मुल्कों के दरमियान, between the federal government and a foreign government और a public international। आगे शराइत वही हुए तो ऑलमोस्ट where the project is financed out of funds given, ये नई शर्त है, इसको जरा छोड़ें, आगे पढ़ें। where the individual is either a, उस बंदे का नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है, या रेजिडेंट सोनली बिकॉज ऑफ, एंड द इनकम इज पेड आउट ऑफ फंड्स गिवन बाय फॉरेन गवर्नमेंट। तो फॉरेन गवर्नमेंट ने जो फंड दिया उसी में से आपने इसको पैसे देने, अपनी जेब से पैसे नहीं देने। एक नई शर्त है पॉइंट ए में, वो पहले नहीं थी। वो ये शर्त है कि यहां पे वो शर्त नहीं है ना सिटीजन वाली, देख रहे हैं आप लोग, यहां पे ये सिटीजन वाली शर्त नहीं है असल में। तो यहां पे शर्त क्या है? यहां पे शर्त ये है कि द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ चंदा गिवन। जो पाकिस्तान को चंदा मिले, प्रोजेक्ट भी उसी से चलाने हैं और उस बंदे को तनख्वाह भी उसी से देनी है चंदे से, तो फिर इनकी इनकम जो है वो माफ हो जाएंगी। कोई भी पर्सन हो सकता है जो बाहर के मुल्क से आया हो। अच्छा जी, अब ये सारा जरा रिवाइज करें। कोई बंदा यूनाइटेड नेशन एक्ट के तहत या डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट के तहत नौकरी कर रहा है और उसको हम इनकम माफ कर दें तो उसकी इनकम माफ हो जाएगी। कोई बंदा अगर यूनाइटेड नेशन में नौकरी कर रहा था तो अब उसकी पेंशन माफ है, शर्त यह है कि वो साबित करे जब वो नौकरी कर रहा था उसकी सैलरी भी माफ थी। अगली हेडिंग है फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगली हेडिंग क्या है? फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी माफ है अगर वो कितनी शर्तें पूरी कर दें? 3 शर्तें पूरी कर दें। पहली शर्त वो ये पूरी करें कि वो बाहर के सिटीजन हों। दूसरी शर्त ये पूरी करें वो पाकिस्तान में वही सर्विसेज दें जो पाकिस्तान के बंदे बाहर के मुल्क में दे रहे हैं। और तीसरी शर्त ये पूरी करें कि उनको बाहर के मुल्क वाले हमारे बंदे को उधर सैलरी माफ करेंगे तो हम भी आपके बंदे को यहां सैलरी माफ कर देंगे। एग्जेम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट अलाउड टू टैक्स अंडर द एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री शेल बी
एग्जाम्प्ट। ये 2 और 3 की उसकी एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं पॉइंट 1 की, कि ये लोग पाकिस्तान में इनकम्स कमा रहे हैं ना, पाकिस्तान में इनकम्स कमा रहे हैं आके, पाकिस्तान में कमाई की इनकम, इन पे पाकिस्तान टैक्स नहीं लगाता क्योंकि बाहर के मुल्कों से क्या कर लिया हुआ है, मुआहिदा कर लिया हुआ है। तो 2 और 3 को आप 1 की एग्जांपल भी समझ सकते हैं। 2, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में मदद करने के लिए आया हुआ है तो वो 3 शर्तें पूरी कर दे, उसकी सैलरी माफ होगी। किसी को जुबानी याद हो 3 शर्तें? एक तो वो नॉन रेजिडेंट हो, दूसरा बाहर का सिटीजन हो, बाहर का सिटीजन हो, और तीसरी उसको जो पैसे मिले वो उसी चंदे से मिले जो बाहर के मुल्क से आया हुआ। डन। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या एक्सपर्ट आया हुआ है, अब एड एग्रीमेंट का लफ्ज नहीं लिखा होगा पेपर में, अब लफ्ज लिखा होगा पेपर में, इधर तो किस चीज का लफ्ज लिखा होगा पेपर में? एड एग्रीमेंट। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट आया पाकिस्तान में तो उसको भी जो इनकम मिल रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह माफ है, अगर 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 3 शर्तें पूरी हो जाए। दूसरी और तीसरी शर्त वही वाली है जो पहले पढ़ी है। एक शर्त और है कि प्रोजेक्ट भी उसी पैसे से चलाएं जो बाहर के मुल्क से आया है। अगर ये शराइत पूरी हो जाएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बेनिफिट मिलेगा? ओके। ये हाइब्रिड में उठा दें इनको, तो इस तरह तो नहीं क्लासें चलती ना, तो भाई थोड़ा सा जरा टेंटिव रहा करें, वरना तो मैंने भी फिर लेट जाने। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जैसे कि खामोश, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जैसे कि ब्रिज बनाना आर यूजुअली कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स और कंपनीज। गवर्नमेंट आमतौर पर ब्रिज बनवाती है इंडिविजुअल से, ठेकेदारों से या कंपनीज से, किसी बड़ी कंपनी से ब्रिज बनवाती रहती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स और ग्रांट्स फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। ये लोग कहते हैं हुकूमत हम आपको ब्रिज तो बना देते हैं लेकिन इतना सामान खरीदें, बंदे इंगेज करें, वो हमारे लिए मुश्किल है, हमारे पास एक्सपर्टाइज है, हम बाहर के मुल्क 15 साल नौकरी करके आए, वहां भी यही काम करते रहे हैं, लेकिन अब हम तो बस इस तरह हैं, केले खड़े हैं, मेरे पास स्किल है, बस मैं क्या करूं। तो हुकूमत उनको फिर लोन देती है, क्योंकि कहती है मैं आपको लोन देती हूं, आप अपना सेटअप बनाओ, बंदे रखो, ये करो वो करो, आप परेशान ना हो, बस मुझे अच्छा सा ब्रिज बना के दे देना। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट अक्सर इंडिविजुअल या कंपनीज रन करते हैं, लेकिन अगर उनको प्रोजेक्ट चलाने में मसला आ रहा हो तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने के लिए क्या दे देती है? लोन। और जब उनका काम चल पड़ता है हुकूमत लोन वापस ले लेती है। तो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स और ग्रांट्स फॉर दीज प्रोजेक्ट्स एंड मे इन सर्टेन केसेस एग्जैम्प्ट देयर इनकम। और कई दफा गवर्नमेंट उनको यहां तक सपोर्ट करती है कि गवर्नमेंट कहती है मैं तुझे लोन भी दूंगी और उसके बाद जो तू मुझे ब्रिज बना के देके इनकम कमाएगा वो भी तुझे माफ कर दूंगी। यानी ब्रिज बनाने में तेरा 10 मिलियन खर्चा आया, तूने मुझे 12 मिलियन का बेचा, 2 मिलियन तुझे बचा, इस पर टैक्स भी माफ करूंगी। तो पढ़ लें दोबारा एग्जाम्पल। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आमतौर पर इंडिविजुअल्स या कंपनीज चलाते हैं, गवर्नमेंट इनको लोन दे देती है और लोन देने के बाद अक्सर हुकूमत इन सर्टेन केसेस ऐसा भी कर सकती है उनकी इनकम इस सिरे से माफ कर दे। फेडरल गवर्नमेंट में बोले एग्जाम द इनकम ऑफ एनी पर्सन ऑन अ केस टू केस बेसिस, यानी हर बंदे का केस सुना करेगी, हो सकता है फिर उसकी इनकम उसके बाद क्या कर दे? माफ कर दे। बोले फेडरल गवर्नमेंट में एग्जाम द इनकम ऑफ एनी पर्सन on a case to case basis through a notification in official gazette for official development assistance finance loan। अब ये कौन से लोन होते हैं ये नीचे मैंने आपको डब्बे में समझा दिया है, अब ये फिक्रा अब आपने याद करना है। ऑफिशियल डेवलपमेंट क्या हो रही है? ब्रिज बन रहे हैं। ऑफिशियल डेवलपमेंट क्या हो रही है? असिस्टेंस कैसे दे रहे हैं? लोन फाइनेंस करके। उनको मदद कैसे दे रहे हैं हम? लोन फाइनेंस करके। अब ये फिक्रा है मुश्किल से, इसको 2-3 दफा पढ़ते हैं याद हो जाए ताकि। ऑफिशियल डेवलपमेंट
असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स, और लोन्स का एक और नाम ग्रांट्स इन एड, मदद की सूरत में ग्रांट, चंदा भी हुकूमत कभी कभी इनको दे देती है। तो फेडरल गवर्नमेंट में फॉर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट फाइनेंस लोन्स एग्जेम्प्ट द इनकम ऑफ एनी पर्सन। ये लोन देते देते कभी कभी उनकी इनकम भी सिरे से क्या कर देती है, माफ कर। लेकिन ये लोन्स की खासियत क्या है, ये लोन से ऑफिशियल डेवलपमेंट होगी, हुकूमत के ब्रिज बनेंगे, हुकूमत की टनल्स बनेंगी, हुकूमत अंडरपास बनाएगी। अब ये फिक्रा थोड़ा सा अजीब सा है, अब याद करना पड़ेगा। नीचे बड़ी डिटेल से बता दिया गया है, नीचे बड़ी डिटेल से समझा दिया गया है। अंग्रेजी अब याद कर लें, पता नहीं कैसे करेंगे घर जाके याद। फेडरल गवर्नमेंट में फॉर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंस लोन्स, ऑफिशियल डेवलपमेंट से ब्रिज जहन में ले आए, असिस्टेंस से मुराद मदद जहन में ले आए, और लोन फाइनेंसिंग के लफ्ज से मुराद लोन दिया जहन में ले आए। तो हुकूमत ने ब्रिज बनाने के लिए किसी को लोन दिया, ऊपर से मिला के पढ़े गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट द इनकम, और उस बंदे की इनकम भी माफ कर दी फिर। तो बस ये बात यहां पे लिखी हुई थी। अच्छा, एक दो जरा छोटे छोटे पॉइंट अगले सफे पे आके पढ़ें, फिर मैं इसकी तरफ आता हूं। ये जो है प्रेसिडेंट ऑनर, बड़ा रेंटिव अब हो जाए सारे। प्रेसिडेंट ऑनर, प्रेसिडेंट साहब, अब बड़ी आसान चीजें शुरू हो गई हैं, पहले भी आसानी थी। प्रेसिडेंट साहब अगर किसी को कोई ऑनर दे दें, अवार्ड दे दें, मेडल दे दें, तो जो भी उसको वो मिला है अवार्ड, मेडल, तोहफा, वो माफ होगा। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट साहब आपको बुला के कहते हैं हम आपकी शान में सलामती पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपने 5 पेपर पीआरसी के फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए, हम आपको अवार्ड देते हैं। एन अलाउंस अटैच टू एनी ऑनर, अवार्ड, मेडल गिवन टू अ पर्सन बाय प्रेसिडेंट। अलाउंस का मतलब ये होता है, सैलरी के चैप्टर में जिस तरह होता था कि आपको हमने मेडल दे दिया है या आपको हमने ऑनर दे दिया है, अब हर महीने आपके घर 10,000 रुपया पहुंच जाया करेगा, तो इसको कहते हैं अलाउंस। और पॉइंट 2, एनी मॉनेटरी अवार्ड ग्रांटेड टू अ पर्सन बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मॉनेटरी अवार्ड ये होता है एक ही दफा 5 लाख दे दिया, तो इकट्ठे पैसे दे दें, इकट्ठे लमसम कहते हैं, आप उसको लमसम याद रहेगा, लमसम, ये इकट्ठे लिख दो, लमसम दे दें, या फिर मंथली या ईयरली देते रहें। दोनों सूरतों में जो भी पैसे प्रेसिडेंट साहब से मिल रहे हैं वो क्या होंगे, माफ होंगे। अलाउंस लगा दिया जाए, आपका लगा बंदा, हर महीने आपके घर पैसे पहुंच जाया करेंगे, या आपको क्या दे दिया जाए, मॉनेटरी अवार्ड। दोनों सूरतों में आपके जो पैसे मिलेंगे वो क्या होंगे, बताएं, माफ होंगे। डन। अच्छा जी, अगला पॉइंट तो बहुत ही आसान है। पाकिस्तान वालों ने बाहर के मुल्क से लोन लिया और बाहर वालों को इंटरेस्ट पे किया, तो ये बाहर वालों की कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम। बाहर वालों की कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम। पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट था तो बाहर वाले लोगों से लोन लिया और उन्होंने लोन दे दिया, और ये आम लोग होने चाहिए, बाहर का बैंक नहीं होना चाहिए, बाहर का बैंक नहीं होना चाहिए। तो पहले तो पाकिस्तानियों को बाहर के लोग लोन देते हुए डरेंगे कि पाकिस्तान को लोन दे दिया, हो सकता है बांग्लादेश वाले दे दें, हो सकता है अफगानिस्तान वाले दे दें, बहरहाल बाहर के मुल्क वालों से आपने लिया लोन और पाकिस्तान में कोई काम शुरू किया, एसी वाले हेलमेट, एसी वाले हेलमेट, ठंडी जराबें, एसी वाले जूते, कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू हुआ, तो बाहर के मुल्क वालों ने उस पर क्या दिया, बोले हीटेड कपड़े, एयर कंडीशनड कपड़े, कुछ भी लोन हमने प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा, तो रिंकल फ्री कपड़े, घड़े में भी डाल के निकाल दो तो कोई रिंकल नहीं पड़ते। कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू हो रहा था तो बाहर के मुल्क वालों ने आगे बढ़ के कहा कि इसमें लोन हमारे से ले लो। अब हम उनको क्या भेजेंगे, इंटरेस्ट, वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, उनके लिए उनकी इनकम माफ है अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं, उनकी इनकम माफ है अगर 4 शर्तें पूरी हो जाएं। हम और वो जानने वाले ना हो, हम और वो यानी एसोसिएट्स ना हो, रिश्तेदार ना हो। दूसरी शर्त, ये जो लोन है आपने वाइडली लेना है, बाहर के मुल्क में वाइडली यानी आम लोगों से लेना है, किसी बैंक से जाके नहीं लेना। और तीसरी शर्त, इंटरेस्ट उसको बाहर के बैंक अकाउंट में देना है, पाकिस्तान में नहीं देना अकाउंट। वो कहीं पाकिस्तान के अंदर मेरी चाची का पुत्र रहता है
तो नहीं 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 नहीं, तेरी चाची का पुत्र रहता है, वो पुत्र है वहां, हम तुझे बाहर के मुल्क में भेजेंगे। और चौथी शर्त, इस सारे अरेंजमेंट को आपने फेडरल बोर्ड से अप्रूव कराना है। एक रेजिडेंट कंपनी है पाकिस्तान में, उस कंपनी का नाम है बी। इसने लोन लिया है फेडरल बोर्ड से अप्रूव करा के। इसने बॉन्ड्स इशू किए हैं अनजान इंडिविजुअल से यूनाइटेड स्टेट्स में, अनरिलेटेड, अनजान लोगों से। अनरिलेटेड क्या होते हैं? अनजान। और रिलेटेड क्या होते हैं? जानने वाले, रिलेटिव, रिलेटेड, जानने वाले। अनरिलेटेड लोगों से लोन लिया। द लोन इज यूज्ड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन इन पाकिस्तान। लेकिन शर्त यह है कि लोन को कहां इस्तेमाल करें? पाकिस्तान में। एंड इंटरेस्ट इज पेड आउटसाइड पाकिस्तान। As per tax exemption conditions, the interest received by individuals in United States is exempt from tax because the parties are associates. ये आपस में जानने वाले नहीं है। The bonds were issued outside Pakistan. The interest is paid, बोले abroad. The interest is paid and the security is board approved. बोर्ड ने सिक्योरिटी क्या की हुई है? अप्रूव की हुई है। सिक्योरिटी होता है असल में वो जो आप बॉन्ड या डिवेंचर इशू करते हो ना, तो उस सफ़े का नाम होता है सिक्योरिटी इशूड। सिक्योरिटी से मुराद ये वो वाली सिक्योरिटी नहीं है कि लोन लेते हुए गोल्ड रखवा दो कहीं, या तो सिक्योरिटी से मुराद वो सफ़ा है जो आपने लोन लेते हुए, डिवेंचर का लफ्ज़ कभी पढ़ा हुआ है? डिवेंचर इशू की है, तो सिक्योरिटी इशू से मुराद है डिवेंचर इशू की है। तो इस सेक्शन की हेडिंग लिख लें, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम माफ हो रही है। बोलें किसकी इंटरेस्ट इनकम माफ हो रही है? नॉन रेजिडेंट की। नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम माफ हो रही है। प्राइम मिनिस्टर से? हाँ हाँ, वो प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं। हाँ, प्रॉफिट ऑन डेट, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ ऑन अ सिक्योरिटी इशूड। सिक्योरिटी का मतलब होता है लोन, इशूड मींस लोन रेज्ड। Any interest received by a non-resident on loan raised by a resident. लोन किसने रेज की है? रेजिडेंट ने। हमारे सवाल में नीचे कंपनी बी shall be exempt from tax if शराइत क्या है? नंबर 1 याद कर लेना, शराइत साथ ही, the persons are not जानने वाले। दूसरी शर्त, the security was widely issued by the resident person outside Pakistan. For raising loan outside Pakistan and the loan is used in business in, ये 3 शराइतें इस छोटी छोटी में। नंबर 1, सिक्योरिटी आपने वाइडली इशू करनी है। वाइडली इशू का क्या मतलब है? वाइडली इशू बाहर आम लोगों से लोन लेना है, किसी बैंक से जाके लोन नहीं लेना। क्लियर? सिक्योरिटी इज वाइडली इशूड। इशू कहां करनी है सिक्योरिटी? और लोन भी कहां लेने हैं उनसे? आउटसाइड पाकिस्तान, बाहर से लोन लेना है, बाहरी लोन लेना है। और लोन को बाद में यूज कहां करना है? पाकिस्तान में। एंड द इंटरेस्ट वाज पेड आउटसाइड पाकिस्तान। और इंटरेस्ट भी कहां पे करना है? पाकिस्तान से बाहर। और सिक्योरिटी किससे प्रूव करानी है? बोर्ड से। तो इस सादा सी बात है, इसको याद कर लें। बोलें नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम माफ है अगर 4 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त, सासा देखते भी रहें। पहली शर्त, पाकिस्तान का बंदा और बाहर का बंदा जानने वाले ना हो। लोन आपने बाहर लेने आम लोगों से और पाकिस्तान के बिजनेस में यूज करना है।
इंटरेस्ट आपने बाहर के मुल्क में देने हैं उनको, और सिक्योरिटी को बोर्ड से प्रूव कराना है। जी क्या चीज? रेज करो लोन आउटसाइड पाकिस्तान, यानी लोन उनसे बाहर जाके लो और बाद में यूज पाकिस्तान में करो। हाँ आएगा तो इधर ही, जाहिर सी बात है, पैसा तो इधर ही इन द एंड आना है, लोन उधर से लेके पैसा इधर ले आए बस। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है एजुकेशन, या किसी को भी मिल जाए एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। एनी स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू एनी पर्सन टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन shall be exempt from tax. If the scholarship is paid directly or directly by जानने वाला, it will never be exempt. अगर स्कूल के प्रिंसिपल आपके चाचू निकले और आप ही को स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो फिर ये माफ, इधर टेंटिव रहे ना, हाथ पे लिखा जा रहा है, क्लास चल रही है। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन इज एग्जेम्प्ट, स्कॉलरशिप जो बंदे को दिया जा रहा है वो क्या होगा? माफ होगा। लेकिन अगर बाद में साबित हो जाए कि ये स्कॉलरशिप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसने दी है? जानने वाले ने दी है, तो फिर ये स्कॉलरशिप माफ नहीं होगा। अच्छा जी, चैप्टर 18 के अंदर कल सारा को स्कॉलरशिप मिला था, तो उसकी ट्रीटमेंट हमने पढ़ ली थी एम्प्लॉयर के हाथों में। कई दफा बिजनेसमैन अगर एम्प्लॉयर हों तो एम्प्लॉयर्स भी जो है वो कभी कभी अपने क्या कहते हैं स्टाफ को बेटर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो आप लोगों को कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहां पे आपको लिखवा दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 39 किया था कल हमने, उसमें रिक्वायरमेंट 2 थी, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय सारा। रिटर्न ऑफ इनकम से मुराद अभी हम पढ़ेंगे, चैप्टर 15 में रिटर्न होती है जिसमें आप अपनी इनकम की डिटेल देते हैं। सारा के हाथों में स्कॉलरशिप का क्या करना है? सारा के हाथों में। अच्छा ये तो हर जगह ही हो सकता है ना। मिसाल के तौर पे देखें, उसने ऑफिस बॉय को सैलरी दी, ऑफिस बॉय को सैलरी दी, पेपर में सवाल आ जाए ऑफिस बॉय के हाथों में सैलरी का क्या करना है, तो भाई वो तो सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर सैलरी आपकी साल की 6 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं है, 0 से 6 लाख है तो आपका साल का टैक्स नहीं है। तो अगर ये सवाल आ जाए कि यार ये एम्प्लॉयर है और ये बिजनेसमैन है आजादी एंड कंपनी, आजादी एंड कंपनी बिजनेसमैन होने के तौर पे अपने ऑफिस बॉय को सैलरी दे रहे हैं और नीचे एक सवाल की रिक्वायरमेंट हो, आजादी एंड कंपनी क्या करे? भाई आजादी एंड कंपनी तो ये करे कि आजादी एंड कंपनी टैक्स काटे और आजादी एंड कंपनी इसको पेमेंट कैश में ना करे। लेकिन अगर 32,000 से नीचे की पेमेंट है कैश में भी कर दे तो कोई मसला। लेकिन इन द हैंड्स ऑफ ऑफिस बॉय ये क्या होगा? इन द हैंड्स ऑफ ऑफिस बॉय इट इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, therefore this income would fall under the head income from salary. However, as the income of this employee is less than 6 lakh, so no tax consequences will arise. Done? लेकिन सवाल हमारा ये नहीं था, सवाल हमारा कुछ और था। सवाल ये था कि हमने स्कॉलरशिप दिया है सारा को फॉर हायर स्टडीज। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में जानने वाले नहीं होते, बल्कि आपको याद होगा एसोसिएट्स की डेफिनेशन में हमने वाजे कह दिया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एसोसिएट। कितने लोगों को याद है ये बात? चैप्टर 5 में एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एसोसिएट नहीं होते। अगर जानने वाले से मिले स्कॉलरशिप तो टैक्सेबल है, लेकिन एम्प्लॉयर तो अनजान होता है। जाहिर बात है एम्प्लॉयर वैसे भी अनजान होते हैं, कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी गार्ड और प्रिंसिपल साहब हैं, ये अनजान है, तो एम्प्लॉयर अनजान होता है। तो इसी तरह मेरे लिए भी प्रिंसिपल साहब, मैं टीचर हूं, प्रिंसिपल हम अनजान लोग हैं। ये नहीं कि इकट्ठे बैठते हैं मिलते हैं, कभी कभी गले मिल रहे थे, आप तो गले मिलने से नहीं जानने वाला हो जाता बंदा। तो मुझे बताएं सारा के हाथों में क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? अभी जो आप पढ़ के आए हैं उसकी रोशनी में बता दें। सारा के हाथों में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन द लाइट ऑफ चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 13, इन द लाइट ऑफ चैप्टर नंबर 13 ये माफ हो जाएगा। डन? तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था? चैप्टर नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 39, रिक्वायरमेंट नंबर बी। तो सारा के हाथों में भाई ये माफ हो जाएगा, सारा के हाथों में भाई ये माफ हो जाएगा। अच्छा भाई आपको कह रहा हूं और सारा वो है, ठीक है। नजमा इस घर से निकल जाओ, आज के बाद दोबारा इस घर में ना आना, मैंने तुम्हें तलाक दी। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट, सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट
टू लिव अपार्ट। ठीक है, तुम मुल्तान तो मैं शेखुपुरा, तुम जर्मनी तो मैं हॉलैंड, तुम हॉलैंड तो मैं पोलैंड। सपोर्ट पेमेंट, तुम इचरा तो मैं ठोकर, तुम ठोकर तो मैं वापडा टाउन, तुम वापडा टाउन तो मैं डिफेंस। सपोर्ट पेमेंट एंड एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, टू लिव अपार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, टू लिव अपार्ट। तुम ग्राउंड फ्लोर पे तो मैं सेकंड फ्लोर पे, टू लिव अपार्ट। सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। एनी इनकम रिसीव्ड बाय बेवा, नहीं बेवा नहीं, बीवी। बेवा तो वो इस शोर फोत हो गया, ये तो जिंदा है लिव अपार्ट। चले जाए तो लिव अपार्ट लोग नहीं कहते, वो तो फिर परमानेंट अपार्ट हो गया। एनी इनकम रिसीव्ड बाय बीवी एज सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस पे टैक्स नहीं देना उस औरत ने, ये इनकम जो है वो माफ होगी। यानी शोहर ने तलाक देते हुए इसको कहा कि 10 लाख रुपया लो और मेरी जान छोड़ो, तो बीवी ने कहा मैं तो पहले ही तुम्हारी जान छोड़ना चाह रही थी, तो 10 लाख रुपया लिया और लेके चली गई। ये 10 लाख रुपया उसकी इनकम में ऐड नहीं होगा क्योंकि जाने का गम भी तो मिला है, तो ये 10 लाख रुपया उसकी इनकम में ऐड नहीं होगा। सिमिलरली स्पाउस का मतलब बीवी नहीं है, कई दफा बीवी तगड़ी होती है, लेडी डॉक्टर है, उसने कहा चल निकल, अपने शोहर को कहा निकल जाए, आइंदा तू नजर आया मेरे घर में तो देखी। कोई बीवियां होती हैं ऐसी, तो अल्लाह बचाए ऐसे शोहरों और बीवियों से। अच्छा, तो अब मेरे भाई फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो शोहर को जो पैसे मिल रहे होंगे जाते हुए, ठीक है, शोहर को जो पैसे मिल रहे होंगे जाते हुए, मिसाल के तौर पे बेनज़ीर कहते जरदारी मैंने आपको छोड़ा, वो तो चलो दुनिया से ही चलेगी, तो ऐसी सूरत में जो भी पैसे मिल रहे होंगे डेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शोहर। तो शोहर के हाथों में ये पैसे जो है वो क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। क्लियर? हाँ बस वो अच्छा जी, ये पेज 332 पे आ जाए, ये एक छोटी सी प्रोविजन है, आसान सी है असल में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट वॉज पास्ड विद अ व्यू टू इनकरेज एंड प्रोटेक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान। मतलब ये कि हम नहीं बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे, बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एज क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एनी इन्वेस्टमेंट, एनी सेक्टर, एनी इंडस्ट्री, एनी प्रोजेक्ट। प्रेजेंटली द रिकोडिक प्रोजेक्ट इन बलोचिस्तान, प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, इंक्लूडिंग द रिकोडिक माइनिंग कंपनी, असल में रिकोडिक इसका नाम है, रिकोडिक माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स जानने वाली कंपनीज हैव बीन लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल इस लॉ का कोई होगा एज क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, यानी ये इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई कर रही है। तो ये लोग कुछ माइनिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, कानों से कोयला निकाल रहे हैं, बाकी चीजें निकाल रहे हैं, तो बाहर के मुल्कों वालों ने ये निकालना शुरू किया हुआ है, तो पाकिस्तान ने इनकी इनकम माफ कर दी हुई आजकल। तो FIPPA defines the term investment incentive to include exemptions from and reductions or concessions in the rates of federal, provincial or local duties, charges, taxes, levies, fees and cesses as may be mutually agreed in investment agreement between the investor and a concerned government. तो इन्वेस्टर से मुराद कौन होगा? Between a foreign investor and concerned पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टर लिखा करें ना, फॉरेन इन्वेस्टर और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान ये माहिदा हुआ है। ऑल इनकम टैक्स कंसेशंस आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एज सेक्शन 44A। ऑल इनकम टैक्स कंसेशंस आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 44A। असल में पिछले सफे पे ना सिर्फ तमहीद बांध रहा था, अब आके कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। All income tax concessions are now incorporated in Income Tax Ordinance 2001 as Section 44A.
कहते हैं सेक्शन 44A के तहत मैंने ये सारी चीजें जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डाल दी हैं। अब कंक्लूजन क्या है? द फॉलोइंग शेल बी एग्जेम्प्टेड और सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट and in the tariqa specified in second and third schedule of FIPPA. Taxes on incomes including capital gain taxes, advance taxes, withholding taxes, minimum taxes, final taxes are all alhamdulillah in respect of qualified investment shall be exempt. इन कंपनीज पर कोई फाइनल टैक्स नहीं लगेगा, कोई सेल का 1.25% नहीं लगेगा, इनकी इनकम पे कोई टैक्स काटेगा नहीं, इनसे कोई एडवांस में टैक्स नहीं मांगा जाएगा, इनकी कैपिटल गेन इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, ये कौन है? ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, फॉरेनर्स जिन्होंने पाकिस्तान में क्या की हुई है? इन्वेस्टमेंट्स। ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, उनके जानने वाले और उनके जानने वाली कंपनीज जिनका नाम हमने सेकंड थर्ड शेड्यूल में लिख दिया हुआ है, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी लेंडर्स ऑन अकाउंट ऑफ एनी लोन ऑब्टेन्ड बाय फॉरेनर्स। फॉरेनर्स ने जिन लोगों से लोन लिए हुए हैं उनकी भी इनकम माफ कर दी जाएगी, चाहे वो इनके लिए थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, उनकी भी इनकम्स माफ कर दी जाएंगी। इनको उठाएं, ये इनकम माफ करा रहे हैं, उनकी भी इनकम माफ कर दी जाएगी। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2, provisions relating to anti avoidance for the period and to the extent specified in FIPPA including sections blah 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 shall not apply. ये एंटी अवॉइडेंस एंटी अवॉइडेंस शेल नॉट अप्लाई का मतलब बताएं। एंटी अवॉइडेंस शेल नॉट अप्लाई, टैक्स बचाने के खिलाफ अवॉइडेंस, एंटी अवॉइडेंस टैक्स बचाना, एंटी, पहले मैं समझा दूं फिर लिख लीजिएगा। अवॉइडेंस टैक्स बचाना, एंटी अवॉइडेंस टैक्स बचाने के खिलाफ प्रोविजंस उन पे नहीं लगेंगी, यानी वो लोग टैक्स बचा सकते हैं, वो लोग टैक्स बचा। असल में ये एंटी और नॉट आपस में कट जाएगा तो पीछे बच जाएगा अवॉइडेंस। टैक्स बचाना उनको अलाउड है। अच्छा, हमारे सिलेबस में कुछ सेक्शन नहीं है, सेक्शन 106, 108, 9 वाले सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये सेक्शन पाकिस्तान में इसलिए बने हुए हैं कि लोग टैक्स बचाते थे गलत तरीकों से। तो एक तो है ना लॉ के अंदर रहते हुए टैक्स बचाना, वो तो अलग बात है, लोग टैक्स बचाते थे गलत तरीकों से। तो जो टैक्स बचाते थे गलत तरीकों से, इन प्रोविजंस का नाम रखा हुआ है प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स बचाने के खिलाफ। टैक्स बचाने के खिलाफ कानून बने हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बचाना तो नहीं चाहिए, लेकिन टैक्स बचाने के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं वो इन लोगों पे नहीं लगेंगे। बस साबित हुआ कि ये लोग टैक्स भी बचा टू इनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये उर्दू का फिक्रा जरा बनाएं, टैक्स बचाने के खिलाफ वाली प्रोविजंस इन पे नहीं लगेंगी। टैक्स बचाने के खिलाफ वाली प्रोविजंस, एंटी अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स बचाने वाली प्रोविजंस नहीं, टैक्स बचाने के खिलाफ वाली प्रोविजंस। हाँ, टैक्स बचाने के खिलाफ वाली प्रोविजंस इन पे नहीं लगेंगी, यानी ये टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स बचाने के खिलाफ वाली प्रोविजंस इन पे नहीं लगेंगी, यानी ये टैक्स बचा सकते हैं।
रेट्स ऑफ डेप्शन इनिशियल हाउस प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 22, 23 एंड 25 एज ऑन द 20 मार्च ऑफ 22 शैल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल फॉर 30 ईयर्स। डेप्शन के रेट इनके लिए कितने सालों तक चलते रहेंगे? 30 साल तक। और अगर आइंदा कभी डेप्शन के रेट कम हो गए तो इनके लिए ये रेट कम और इनके लिए यही रेट रहेंगे। यानी इनिशियल अलाउंस का रेट हमारे ज़माने में शायद 75% था जब हमने सीए शुरू किया था। आजकल इनिशियल अलाउंस का रेट कम होते होते आपको पता है 25% हो गया, कल कलाओं को 20% हो जाना है। लेकिन इन लोगों के लिए ये रेट कम नहीं होगा, इन लोगों के लिए ये रेट कम नहीं होगा। डन? ओके, अब बस 2-3 मिनट दे दें, इसको रिवाइज करते हैं, फिर बस करते हैं, कुछ देख लेते हैं और सारा ज़रा रिवाइज करें। पेज 331 से शुरू करें, ज़बानी ज़रा याद करें आज सारा, उर्दू में ज़रा याद कर ले, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी कर लेते हैं। बोलें डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन एग्जेम्पशंस। इंडिविजुअल्स इनकम who are entitled to privileges under फला फला कानून shall be exempt। अच्छा, अगली प्रोविजन पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में। अगर एक बंदा यूनाइटेड नेशन में नौकरी करे और वो सिटीजन है पाकिस्तान का तो उसकी पेंशन माफ है अगर वो साबित कर दे कि उसकी सैलरी भी माफ थी। अब इंग्लिश में याद करें। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन shall be exempt from tax if his salary was exempt, if his during the tenure of earning salary, यानी जब वो सैलरी कमा था उसकी सैलरी भी माफ हो। अच्छा, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इनकम आपने माफ करनी है। किसी को 3 शराइत पता हो, ज़बानी हाथ खड़ा कर दे। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पाकिस्तान में आए होते हैं, उनकी इनकम्स माफ करनी है। 3 शराइत कोई बता दे। नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, नहीं ये शर्त तो नहीं पड़ी हमने। सिटीजन हो और सारे ना मिलके पेपर दे दीजिएगा फिर शायद हो जाएगा। सिटीजन हो और वही वाला काम करके दे रहा हो जो पाकिस्तान वाले बाहर करके दे रहे हैं। और तीसरी शर्त उनकी इनकम। तब आपस में बातों का कल्चर ना बनाए हाइब्रिड में प्लीज, एक दूसरे को ठीक है प्रोविजन सुनानी है सुना दें। और तीसरी शर्त इनकम तब माफ होगी जब हमारे बंदे को तुम माफ करो। थोड़ा सा कोशिश करें इंग्लिश में याद करें। सैलरी रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू फॉरेन गवर्नमेंट। जाहिर बात है फॉरेन गवर्नमेंट को ही आके पाकिस्तान में इधर सर्विसेज दे रही है ना। शैल बी एग्जाम्प्ट फॉलोइंग आर द शराइत। एम्प्लॉइज आर पाकिस्तान एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ, वो वही सर्विसेज पाकिस्तान में दे रहा है जो पाकिस्तान के बंदे बाहर के मुल्क में दे रहे हैं। एंड द फॉरेन गवर्नमेंट गिव्स अ सिमिलर एग्जेम्पशन टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हाइब्रिड में जाना नहीं, क्लास हो रही है, क्लास हो रही है। ये हाइब्रिड में रोके ना इनको, ये नहीं तरीका। प्लीज बैठे क्लास। मुझे नहीं समझ आई बात, पर्ची पे लिख के भाई ये पूछ के आओ क्या बात है। इस तरह तो नहीं, क्लास से तो नहीं उठ के जा सकते, पूछ के आए, जल्दी जाए ना, बात मुझे बताएं फिर मैं ज्यादा देता हूं चलती हुई। ये तो पहले भी 2-3 दफा मना किया है। आगे जी, एग्जेम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत कुछ एग्जेम्पशंस हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत कुछ एग्जेम्पशंस हैं, उनकी अब डिस्कशन करने लगे। एग्जेम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। बोले पाकिस्तान में कमाई गई इनकम जिस पे पाकिस्तान टैक्स नहीं लगा सकता क्योंकि बाहर के मुल्क से मुआहदा हुआ है, शैल बी एग्जेम्प्ट। 2 और 3 की इसकी मिसालें समझ लें। ये पाकिस्तान में आके कमा रहे हैं ना सैलरी, एड एग्रीमेंट में ये पाकिस्तान में आके सैलरी कमा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इस पे टैक्स लगाना बाहर के मुल्क से एग्री कर लिया हुआ है, हम माफ कर देंगे। अब एड एग्रीमेंट वाली प्रोविजन और दूसरी प्रोविजन कौन सी है? कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट वाली। इसकी प्रोविजंस किसी को याद हो? एड एग्रीमेंट वाली की क्या है शराइत माफ होने की? हाथ खड़ा करके बता दें। बंदा नॉन रेजिडेंट हो जो पाकिस्तान में मदद करने आया हुआ है, और रेजिडेंट हो तो सिर्फ जैसे हो। दूसरी शर्त उसको पैसे उसी पैसे से देने हैं जो बाहर के मुल्क से आए हों। और तीसरी शर्त यार वो बाहर का मुल्क का सिटीजन हो, बस वो बाहर के मुल्क का सिटीजन हो, बस खत्म होगी बात। तो 3 शराइत बताएं जी। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर ये एड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, किन किन के दरमियान एड एग्रीमेंट हुआ ये तो याद हो गया है ना?
फेडरल गवर्नमेंट एंड और फेडरल गवर्नमेंट और जब वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट हो और उसको जो मदद करने आया है वो बाहर का सिटीजन हो और अच्छा ये क्यों इसने लिखा हुआ है वेयर द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री द इंडिविजुअल इज सिटीजन। ये इसने उसलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है एड एग्रीमेंट पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी हो, तो फिर तो वो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरी दुनिया के लोग काम कर रहे होते हैं, फिर वो पता नहीं कहां का सिटीजन हो। लेकिन अगर वो बाहर के मुल्क से आपका मुआहदा हुआ है तो फिर वो बाहर के मुल्क का क्या होना चाहिए, सिटीजन। और ये तो आसान सा था। कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट के लिए दो शराइत वही वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, वही वाली और एक नई। द प्रोजेक्ट इज, इस पॉइंट की थीम ये है कि गवर्नमेंट कभी कभी लोन देती है ऐसे लोगों को जो हुकूमत को मदद करें, और फिर हुकूमत अगला स्टेप लेके उनकी इनकम्स भी माफ कर देती है। पहले ये स्काई ब्लू वाला पढ़ें, फेडरल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ एनी, लेकिन ये बंदा कौन था, ऑफिशियल डेवलपमेंट करके दे रहा था, फिर हमने इसकी मदद की थी लोन फाइनेंस करके, ये बंदा वो था। प्रेसिडेंट ऑनर, प्रेसिडेंट की तरफ से आपको जो अलाउंस मिलता है हर महीने वो भी माफ होगा, और प्रेसिडेंट की तरफ से आपको जो मॉनेटरी अवार्ड मिलता है वो भी माफ होगा। अच्छा ये तो यार चार शराइत कोई बता ही दे। इंटरेस्ट इनकम नॉन रेजिडेंट की कब माफ होगी, हाथ खड़ा करके चार शराइत बता दे। इंटरेस्ट इनकम नॉन रेजिडेंट की कब माफ होगी, एक्सेलेंट। लोन बाहर से मंगवाएं वाइडली इशू करके और पाकिस्तान में मंगवाएं, मैं पूरी कर देता हूं पहली शर्त। दूसरी शर्त, बंदे आपस में एसोसिएट, आप मिलजुल के कर लीजिएगा, पेपर हो जाएगा मेरे ख्याल से। तीसरी शर्त, इंटरेस्ट बाहर भेजना है। चौथी शर्त, फेडरल बोर्ड से अप्रूव करें। डन। मुझे लग रहा है 5वीं दफा भी रिवाइज कराना पड़ेगा, फिर जाके ये सारी बातें ज़बानी याद होंगी। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप तो माफ है अगर एजुकेशन के सपोर्ट के लिए, ये शर्त है एजुकेशन सपोर्ट के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं कि तो अच्छे कपड़े पहन ले इसलिए स्कॉलरशिप तुझे दे रहा हूं, एजुकेशन की सपोर्ट के लिए। लेकिन शर्त ये है कि वो जानने वाला ना, अगर जानने वाले से मिलेगा, इसमें कोई शर्त नहीं, बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, शोर ने बीवी को छोड़ दिया, जा माफ तुझे, तो जो भी बेनिफिट इसको मिलेंगे वो माफ होंगे। अच्छा अब मुझे लग रहा है फिर 1 मिनट दोबारा लगाना पड़ेगा। तो ये वाली सैलरी कब माफ होगी, ये वाली पेंशन कब माफ होगी, जब सैलरी माफ थी। अब आप लोगों ने मुझे कहने माफ कर दो, समझ आ गई है। अच्छा ये कितनी शरायतें, 3। ये सिटीजन हो, अभी भी देख के बोल रहे हैं, सिमिलर सर्विसेज देता हो, और सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, सिमिलर सर्विसेज और सिमिलर, हाँ पहले ऐसे हाईलाइट कर देते तो हमें भी ये बातें इस तरह याद रह जाती। अच्छा ही इज अ नॉन रेजिडेंट और सिटीजन हो ऑफ दैट कंट्री, और सैलरी किसमें से पे करनी है, जो पैसा, अब मैंने भी नहीं कराना, ठीक है। अच्छा अब 2-3 मिनट लगा दें यार इस पे दोबारा, क्योंकि ये तो घर जाके पता नहीं अब आप लोगों ने आज याद करनी है या कल याद करनी है। ये तो मैं यही कराने लगा हूँ आइडिया, मुझे पता है ना मैंने क्या क्या, मैंने तो गुजारा था, ये पढ़ाया तो नहीं था अभी, मुझे खुद पता है मैंने ये गुजारा था। तो ये पैरा तो तमहीद बांध रहे ना, बेनिफिट्स अगले सफ़े पे हैं। अगले सफ़े पे जो बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन हमें समझ आ गए हैं। वो ये बेनिफिट्स हैं कि ना आपका फाइनल टैक्स का टैक्स कटेगा, ना आपका मिनिमम का टैक्स लगेगा, ना आपके नॉर्मल टैक्स लगेंगे, ना आपके विद होल्डिंग टैक्स लगेंगे। मोटी मोटी हमें यह बात समझ आई अगले सफ़े पे। और एक और बात समझ आई थी कि डेप्रिसिएशन वगैरह के रेट आपके 30 साल तक चलते रहेंगे। और एक और बेनिफिट था, वो जरा मुझे कोई हाथ खड़ा करके बता दे, आसान सा बेनिफिट था, एंटी अवॉइडेंस के रूल्स आप लोगों पर नहीं लगेंगे। तो मोटे मोटे वैसे बेनिफिट याद करें, ये तो ऐसे कहानी सुनाई है उसने, मुझे बेनिफिट्स बताएं
जो लोग पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको मोटे मोटे हम क्या बेनिफिट देने लगे हैं? उन लोगों को फाइनल टैक्स, मिनिमम टैक्स, नॉर्मल टैक्सेस, सारे टैक्सेस, विदहोल्डिंग टैक्सेस माफ हैं, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह, इनिशियल अलाउंस वगैरह 30 साल तक चलते रहेंगे। ये आप लोग इसलिए जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन के रेट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, और एंटी अवॉइडेंस हमारे सिलेबस में है नहीं, अब वो बोलते हुए याद नहीं आता। तो एंटी अवॉइडेंस के रूल इन लोगों पर नहीं लगेंगे, मींस अवॉइड कर सकते हैं ये लोग टैक्स। तो ये मोटे मोटे बेनिफिट हैं। लेकिन इन लोगों के लिए ना एक लॉ बन गया हुआ है, उस लॉ का नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। अब थोड़ी थोड़ी बात आप लोगों को समझ आ रही है। इन लोगों के लिए लॉ बन गया है, कितने गला लगे इतने वे, इन लोगों के लिए लॉ बन गया हुआ है। उस लॉ का क्या नाम है बोले? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड प्रमोट करने के बाद प्रोटेक्शन एक्ट 2022। इस लॉ में शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, इस लॉ में शेड्यूल्स हैं। अब जरा पढ़ने की कोशिश करें, अब इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अब बस आप लोगों ने जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो इसको पढ़ना है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड विद अ व्यू टू इनकरेज एंड प्रोटेक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। ऐसे बैठ जाए आप लोग भी सारे। द फेडरल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट किसी भी इन्वेस्टमेंट को, सेक्टर, इदारे को, इंडस्ट्री को, प्रोजेक्ट को क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। फिलहाल एक ही क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट चल रही है अभी, वो है रिकोडिक प्रोजेक्ट है कोई बलूचिस्तान के सूबे में, जिसमें रिकोडिक माइनिंग प्राइवेट कंपनी बनी हुई है और इसके कुछ जानने वाली कंपनीज भी वहां काम कर रही हैं। These are listed in first schedule of FIPPA। इनका नाम हमने FIPPA नया लॉ बना के उनमें लिस्ट कर दिया हुआ इनका नाम, और इनकी इन्वेस्टमेंट को हमने करार दे दिया हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट की कोई डेफिनेशन होगी इस लॉ में, वो हमें क्या, अल्लाह का शुक्र है इसने यहां नहीं डाल दी। तो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट की कोई डेफिनेशन होगी उस लॉ में। द FIPPA डिफाइंस इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। अब ये नया लफ्ज आ गया, तो दो लफ्ज हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव। FIPPA defines the investment incentive to include exemptions and reductions and concessions। बोले exemptions, reductions, हाथ को भी ऐसे करें, and concessions in the rates of federal duties, provincial duties, local duties, federal taxes, federal levies, federal fees, federal cesses, ये टैक्स के ही नाम है, as may be mutually agreed in investment agreement between the foreign investor and a। अब एक दफा पढ़ लेंगे, मैं ये बटन गिन लूं। 17 है, तूने रोजाना जाने से पहले गिना करने हैं, ठीक है? शॉर्ट हुए तो ये पकड़ूंगा मैं, ये वाले में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इस तरह घर में रिलैक्स होकर पढ़ा करें। आप लोग जो सर पे चढ़ा के पढ़ते हैं ना चीजें, वो तो इतने शौक से हम लोग तो पढ़ते थे। मैं आपको बताऊं, पूरी पूरी किताब रटी होती थी, सीरियसली बताऊं। CA फाइनल में 6 से 7 दफा आराम से पूरी किताब याद कर ली थी, आराम से। इतना खुला टाइम होता था हमारे पास। बोला ना कर तू, चुप कर। The Foreign Investment Promotion and Protection Act was passed with a view to encourage and protect the large-scale investment in Pakistan. The federal government can notify as qualified investment, any sector, any project, any industry. याद हो जाता था इस तरह। Presently, the Recodic project in the province of Balochistan, including the Recodic Mining Private Limited, उसके जानने वाली कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह इनके नाम लिस्ट डाउन कर दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में। चुप चुप चुप।
ये कानून डिफाइन करता है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव को, जिसमें वो एग्जेम्प्ट कर देता है या रिड्यूस कर देता है या कंसेशन दे देता है। किसमें? ड्यूटीज, चार्जेस, टैक्सेस, लेवीज, फीस एंड सेसेस में। और ये बात म्यूचुअली एग्री होगी भी है फॉरेन इन्वेस्टर में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। अब तो बात बड़ी आसान होगी, आगे चलें। ऑल इनकम टैक्स कंसेशंस, लेकिन इनकम टैक्स वाली जो कंसेशंस हैं वो हमने दोबारा सेक्शन 44A में डाल दिए हैं। ये बात मेन है आज की। कहते हैं ये कानून काफी नहीं था, इसलिए हमने अपने इनकम टैक्स के कानून में ये नया सेक्शन डाल दिया है 44A। 44A का मतलब है पहले ओरिजिनल लॉ में नहीं था, 44A के नाम से आया। All income tax concessions are now incorporated in section 44A. तो बेसिकली नाउ दिस इज सेक्शन 44A। पीछे तो सिर्फ तमहीद बांध रहा था, ये है सेक्शन 44A। सुन लें जी खुशखबरियां। द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट, ये चीजें हम आपको माफ करने लगे हैं। और सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द मैनर को इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। The following shall be exempt to or subject to the rate specified in the second and third schedule of कानून। वो पता नहीं होंगे इस कानून के कोई शेड्यूल। टैक्सेस ऑन इनकम्स भी भाई चुप ना जा। इनकम्स पे टैक्स हम आपको माफ करेंगे, कैपिटल गेन्स पे टैक्स माफ करेंगे, ये भी आपने मुझे याद करवाया। एडवांस टैक्सेस माफ करेंगे, विदहोल्डिंग टैक्सेस माफ करेंगे, मिनिमम और फाइनल टैक्सेस माफ करेंगे, ये सारे टैक्सेस माफ करेंगे। ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, उनके सारे इन्वेस्टर्स, उनके जानने वाली कंपनीज, सब इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी लेंडर्स, सबकी इनकम्स हम माफ करेंगे, ऊपर से मिलाकर सबको माफ करेंगे हम। और अगली बात, टैक्स बचाने के कानून आप लोगों पे नहीं लगते, यानी आप लोग टैक्स बचा फॉर द पीरियड, जितना अरसा हम बताएं, एंड टू द एक्सटेंट, और जिस हद तक हम बताएं। जितना अरसा हम कहेंगे और जिस हद तक हम कहेंगे उस हद तक ये सेक्शन आप पे नहीं लगते। जाओ रिलैक्स करो। ये सेक्शन होंगे क्यों खतरनाक किस्म के, ये आप लोगों पे नहीं लगते। और आखिरी तो आप लोगों ने मुझे खुद ही बताया कि डिडक्शन वगैरह के रेट कितने सालों तक होंगे, 30 सालों तक। बहरहाल इन लाइनों को एक दफा जरा पढ़ के आए घर में जाके, फिर दोबारा इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा आप मुझे ये, हाँ ये उसने थोड़ी सी कहानी बताई है। फिर कहते कि इस कानून ने जहां जहां इनकम टैक्स माफ की है, और भी टैक्सेस माफ किए होंगे, सेल्स टैक्स वगैरह, इस कानून ने जहां जहां इनकम टैक्स माफ किया है वो मैंने इनकम टैक्स में सेक्शन 44A के नाम से डाल दिया। ऑल इनकम टैक्स कंसेशंस आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन हमारा लॉ इन सेक्शन 44A। उस कानून ने जहां जहां वो माफ किए मैंने इसको यहां डाल दिया। अच्छा भाई, टर्म टेस्ट में एक एडजस्टमेंट आई थी, उसको जरा डिस्कस कर लें मुझे जी। वो तो पाकिस्तान इनकम है, पाकिस्तान है। अच्छा अब मेरे भाई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, टू ग्रेच्युटी फंड, टू पेंशन फंड। कुछ नोट नहीं करना, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, जरा अटेंटिव हो जाए। ये टेकें टोके जिन्होंने लगाई हुई जरा अटेंटिव हो जाए। आपको पता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं। एम्प्लॉयर हर महीने थोड़े अपनी जेब से पैसे डालता है, शायद आपको पता हो। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को हम प्रोविडेंट फंड को न्यूमेरिकल्स में काफी दफा किया हुआ है हमने, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। उसमें शायद याद होगा आपको, हम कहते थे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अगर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है तो किसी को याद हो हम एक काम किया करते थे, हम क्या करते थे, हम एग्जेम्प्ट कर देते थे अप टू लोअर ऑफ, हाँ 1/10 ऑफ
बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस और 1,50,000। अच्छा, ये इसका ज्वाइनिंग ईयर है, ये इसका रिटायरिंग ईयर है। बीच में काफी साल ये नौकरी करता रहा, 2015 में ज्वाइन किया और 2030 में रिटायर हुआ। बीच में काफी साल ये नौकरी करता रहा। एंड सिमिलरली इधर भी इसी तरह समझ लें, 2015 में ज्वाइनिंग हुई और 2030 में रिटायर हो गया। अक्लमंद एम्प्लॉयर क्या करते हैं? अक्लमंद एम्प्लॉयर को पता होता है कि रिटायरमेंट के साल उसको प्रोविडेंट फंड के पैसे भी देने हैं और रिटायरमेंट के साल उसको ग्रेच्युटी और पेंशन भी देनी है। अक्लमंद एम्प्लॉयर शुरू से ही थोड़े थोड़े पैसे यहां रखने लग जाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे। इसे कहते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, टू ग्रेच्युटी फंड, टू अ पेंशन फंड। तो समझ लें, वालिदा ने बेटी को जो है वो 3 पेटियां देनी है। एक पेटी कपड़ों की देनी है, एक पेटी बर्तनों की देनी है और एक छोटा सा टैची केस जेवरों का देना है। तो ये 3 चीजें वालिदा ने बेटी को देनी है। तो ये जो है वो उसकी जो है वो जो भी है, ये टाइम उसकी शादी का है। तो अब उसको ये है कि थोड़ा 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 हर साल पैसे डालते रहें इसके अंदर, ताकि एकदम शादी हो तो उस वक्त इतना लोड महसूस ना हो। अब मेरे भाई इधर अटेंटिव रहे ना, ये हाथों से मैंने ना खिला करें, ये इसी तरह टेंशन लूज हो जाती। अच्छा, अब मेरे भाई मैंने ये बताया था आपको कि हर साल अक्लमंद एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसे डालता रहता है, लेकिन ये मैं पहली दफा बता रहा हूं कि हर अक्लमंद एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी और पेंशन भी थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करने लग जाता है, ताकि रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉयर पर लोड ना हो करोड़ों रुपए अरेंज करने का। ये बात समझ आ गई यहां तक? अगली बात, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट हमारे लॉ ने बताई हुई है, लेकिन इन दोनों की ट्रीटमेंट हमारे लॉ ने बताई नहीं कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी या पेंशन फंड का क्या करना है। तो मेरे भाई इसमें एक बात याद रखिएगा, आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि ग्रेच्युटी अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो शायद सारी माफ होती है, पता नहीं, एक डब्बा सा बनाया था ना, लेकिन ये रिटायरमेंट के वक्त का डब्बा था। ये डब्बा जो हमने क्लास में बनाया था, ये कौन सा था? रिटायरमेंट के वक्त का डब्बा था। कौन से चैप्टर में बनाया था? चैप्टर 7 में। ये तो रिटायरमेंट के वक्त का डब्बा था ना, कि आप जब रिटायर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ग्रेच्युटी माफ है, नहीं है तो 3 लाख तक इधर माफ है, इधर लोअर ऑफ करके माफ है, ठीक है। अब ग्रेच्युटी को माफ करने या टैक्सेबल करने रिटायरमेंट पे जब 40 लाख मिली, तो ये मसला रिटायरमेंट के टाइम का है, उस वक्त डिसाइड होगा। लेकिन अगर हर महीने एम्प्लॉयर थोड़ा थोड़ा ग्रेच्युटी फंड में पैसे डालता रहे तो वो इग्नोर किया करेंगे हम पेपर में। वो क्या किया करेंगे? इग्नोर किया करेंगे हम पेपर में। सिमिलरली एम्प्लॉयर को पता है कि मैंने रिटायरमेंट के टाइम पे इससे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन देनी है। अब वो रिटायरमेंट के टाइम पे देखेंगे क्या करना है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोग करते रहे न्यूमेरिकल्स में। लेकिन अगर एम्प्लॉय रिटायर नहीं हुआ और एम्प्लॉयर थोड़े 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 पैसे डाली जा रहे हैं, तो बेटी के लिए आप जो है वो पेटी में रखते रहे, कुछ बेटी को खुशी तो नहीं हो रही क्योंकि वो चीजें इस्तेमाल तो नहीं कर पा रही, और बैठे बैठे उसका मिल्क शेक पीने को दे, अम्मी मैं ये निकाल रहा हूं मिल्क शेक का जग, चुपे मारूं मैं तुझे निकालने देती हूँ, यही होता है ना। तो अब ये चीजें उसके लिए इकट्ठी करके रख रहे हैं या उसको दे रहे हैं? व्हाट इज दिस? अम्मीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेटी। वी कैन नॉट टच दिस पेटी अंटिल दिस टाइम। हम इस टाइम तक इसको टच नहीं कर सकते। क्लियर होगी ये बात? अब मैं एक फिक्रा बोलने लगा हूं, बाद में लिखने आपने लिखवाने मैंने, वो अलग बात होगी। एक फिक्रा सुन लें। अगर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड के पैसे थोड़े थोड़े एम्प्लॉय के लिए रखने लग जाए, उसकी ट्रीटमेंट लॉ में दी हुई है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए हर साल थोड़े थोड़े पैसे ग्रेच्युटी और पेंशन के रखने लग जाए, तो देने तो उसने कब है? तो रिटायरमेंट के टाइम पे देखेंगे इनका क्या करना है।
ये नहीं देखेंगे कि एम्प्लॉयर इतने इतने डाल रहे। अगर आपने अभी से छेड़ने लग गए उसको, अभी से इनकम में डालने लग गए, तो फिर रिटायरमेंट के टाइम पे दोबारा टैक्स लगाने की तो कोई तुक नहीं बनती। तो बता दें वेट एंड होल्ड किया जाए किस सूरत में? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी एंड पेंशन फंड में वेट करें, और वेट करते करते किस वक्त टैक्स लगाएं? जब वो क्या हो जाए। लेकिन अगर हर महीने एम्प्लॉयर थोड़े थोड़े पैसे डाल रहा हो, उसको हम इग्नोर किया करेंगे। अभी ये सारा इंशाल्लाह मैं आपको अगली क्लास में लिखवाऊंगा, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया। 1 मिनट अभी जरा सब्र कीजिएगा, अभी 1 मिनट रहता है। टर्म टेस्ट किधर है हमारा? टर्म टेस्ट जरा देखिएगा, टर्म टेस्ट नजर आ रहा होगा। टर्म टेस्ट के अंदर एक एडजस्टमेंट थी हमारे सवाल में कि एन अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर टू पेंशन फंड। ये एडजस्टमेंट थी। एन अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर टू was paid by employer to pension fund या was paid by employer to employee? इस बात का मतलब बताएं। was paid by employer to pension, अभी हमने कौन सा चैप्टर खोला हुआ था? चैप्टर 13 में थे ना? हाँ, यहां लिखा था हमने। तो पेंशन फंड में एम्प्लॉयर जमा करवा रहे हैं या एम्प्लॉय को दे रहे हैं? अभी तो सवाल में लिखा हुआ था एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 was paid बाय एम्प्लॉयर टू अ पेंशन। तो रिटायरमेंट के टाइम पे ये पैसे नहीं मिले, इसलिए इनको क्या करना था? हमने इग्नोर करना था। चलें अभी जो है वो इसकी तस्वीर खींच लें, बल्कि चले छोड़े पड़े, कल ही इंशाल्लाह जो है वो इसको, जी मैं आ रहा हूं, कल ही जो है वो इंशाल्लाह इसको नोट कर लीजिएगा भाई। अब एक न्यूमेरिकल करवाना है, और वो जो ये वाला सवाल भी हमने करना है, अल्लाह आपका भला करे। वो जो एक छोटा सा सवाल आया था सेक्शन 7E का टर्म टेस्ट में, वो भी एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने कहा है वो भी जरा करवा दें। वो ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाना है। अब आप बता दें आज करना है कल करना है? बस ठीक है, मैं वो न्यूमेरिकल आज फिर करवा दूंगा। अब आपने अटेंड कल करना है परसों करना है, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो ताकि जिन्होंने जाना है आज घरों में और कल ऑनलाइन लेना है वो फिर कर लें जो भी करना है। आज छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे 150 पे। 150 पे जी बोले, आप पूछ रहे थे?